नहीं बच्चों की अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आपको ध्यान होगा हम आई से यानी कि प्लस या माइनस आई इफेक्ट से शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं इनको हम प्लस या माइनस ई करके शो करते हैं। ये सब क्या होता है इनको भी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। उसके अलावा विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको दो सिचुएशंस दे रखी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की दोनों ही केस में, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एसिडिटी का ये ऑर्डर है। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ इस ऑर्डर में है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ए और बी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो इंडक्टिव वर्ड, इंडक्शन वर्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा। इलेक्ट्रिक इंडक्शन होते हैं ना हमारे घरों में, इंडक्शन चूल्हा होता है, पता होगा आप लोगों को। तो वो इंडक्शन चूल्हा क्या होता है, उसको बेसिकली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं स्विच के साथ में। ठीक है, पावर सप्लाई के साथ में हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ तक पहुंचता है, इस प्लेट पे पहुंचता है जिसके ऊपर आप अपने बर्तन को रखते हो और उसके अंदर खाने को गर्म करते हो या खाना बनाते हो या दूध गर्म करते हो, जो भी कुछ करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इंडक्शन क्या कर रहा है, तो बेसिकली डायरेक्टली ये जो आपका वेसल है वो किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट में नहीं है इलेक्ट्रिक करंट के, ना ही किसी फ्लेम के। बट इंडक्शन क्या काम कर रहा है, इंडक्शन जो है इस इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको सप्लाई करने का काम करता है इस वेसल को। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हीट एनर्जी को इंड्यूस कर रहा है। तो इंड्यूस करना या इंडक्शन करना, इंडक्शन करने का मतलब होता है कोई चीज इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है, इंडक्टिव इफेक्ट में आप क्या करते हो कि एक जो भी आपकी कार्बन चेन है उसके ऊपर आप किसी न किसी ग्रुप को जोड़ देते हो। वो कोई आपका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, इसका अपना बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो सकता है कि वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रही हूँ, और हो सकता है कि वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कार्बन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जुड़े हुए इन फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो अगर वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वैसे में आप कहोगे कि ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। और अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो आप कहोगे कि वो शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई का क्या मतलब हुआ कि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी कोशिश क्या रहेगी कि जो कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड है, आपको सभी को पता है कि कार्बन और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, एक और कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग। लेकिन अगर मान लो जैसे सी और एक्स के बीच का बॉन्ड है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये क्या है, इक्वल शेयरिंग होती है, तभी तो आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। लेकिन ये क्या एग्जैक्टली इक्वल शेयरिंग होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और एक्स ग्रुप के बीच में ज्यादा होता है, तो अगर मान लो कि हमारा एक्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका मतलब है कि ये ज्यादातर टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किसके पास में रहेंगे, एक्स के पास में रहेंगे। और वहीं पे अगर सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा होती है तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर टाइम इस कार्बन के पास रहेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पहले वाले केस में एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो इसी बेसिस की वजह से, इसी रीजन की वजह से एक्चुअली जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये कह देते कि एक्स को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या फिर एटम है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी कोशिश रहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखे। जैसा कि अभी मैंने बताया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये कोशिश रहेगी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादातर अपने पास रखे। तो इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है किससे, कार्बन से, तो कार्बन के पास में कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी बहुत कमी हो गई, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन को चाहिए, क्योंकि इसको तो लगातार ये एक्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो इसको चाहिए कि कहीं से इसको भी तो इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो ये किससे खींचेगा, अपने साइड वाले कार्बन से। तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से कम है। ठीक है, आप ये ध्यान रखो, जितना ज्यादा एक्स ग्रुप के जो कार्बन पास में होगा उसके ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसी तरह से ये कार्बन अपने साइड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसके ऊपर भी बहुत थोड़ा सा लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे एक्स ग्रुप के साथ में ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है,
डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ऐसे में जो ये आई इफेक्ट है, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, उसका असर कम होता जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट हो रहा है, ये वाला कार्बन इस एक्स ग्रुप की वजह से अफेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके अलावा और भी कुछ कुछ यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जो कि जाननी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के अराउंड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, राइट। चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो। उसके अलावा ये एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इसका मतलब कि जब तक ये एक्स ग्रुप यहाँ पे रहेगा तब तक इसका इन्फ्लुएंस बना रहेगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप कभी किसी बहुत महान इंसान के, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जब आप उसके कांटेक्ट में आते हो, लेट्स से कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं रतन टाटा की बात करूं, तो अगर रतन टाटा कभी आपके सामने आ गए, या आप जिस भी भगवान को मानते हो आप उन भगवान की बात करो, तो आप उन भगवान के सामने आ गए या उनका सत्संग सुनने के लिए आप कहीं पे गए हुए हो, तो ऐसे में जब आप उस माहौल में होते हो, जब तक उस माहौल में होते हो आप पूरी तरह से उसमें रम जाते हो, राइट। आपको वही पॉजिटिव वाइब्स और अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। कब तक, जब तक ये एक्स ग्रुप यहाँ पर है। तो जब तक ये एक्स है तब तक ये क्या है, एकदम परमानेंट इफेक्ट है, राइट। तो क्योंकि एक्स ग्रुप इसके साथ में कोवलेंटली बॉन्डेड है, और अभी हम फिलहाल कोई रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि एक्स निकल रहा है कि आ रहा है, हम सिंपली एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि हमारा ये मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एक एक्स ग्रुप लगा हुआ है। तो ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा, जब तक ये एक्स यहाँ पर है तो ये अपना एक्स अपना असर शो करेगा, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो। ठीक है, और ये अलोंग द चेन ऑफ कार्बन होता है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड होगा, और उसमें भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बीच में, तभी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं, है ना, तभी तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली अराइज हो रहा है, राइट। अब देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इसका असर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एटम से, वैसे वैसे इसका असर भी कम होता जाएगा। अब बात आती है माइनस इफ आई इफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, जैसे कि अगर ये एक्स यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है कार्बन चेन से। वहीं पे अगर कोई ऐसा एक्स ग्रुप होता है जो कि खुद कार्बन चेन को अपने इलेक्ट्रॉन्स ले जाके देता है, यहाँ पे एरो मैं ऐसे दिखा देती हूँ और इधर मैं ऐसे एरो दिखा देती हूँ, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप का नेचर का है, और ये कार्बन चेन को खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स जाकर देगा, तो इसको आप क्या कहोगे, प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो हो गया माइनस आई और ये हो गया प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, वो वाले ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के होते हैं और कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब अगर इस हिसाब से अगर हम लोग कुछ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स को अगर स्टडी करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब प्लस आई इफेक्ट हमेशा कौन शो करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कार्बन चेन को, तो खुद के पास भी तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी तो दूसरे को देगा। तो आपको उस तरह की स्पीशीज यहाँ पे मिलेंगी जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है, या उनके पास लोन पेयर्स हैं, या फिर उनके ऊपर ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, एल्काइल टाइप के ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, जिससे कि कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सब कम हो गए, तो जो देने का टेंडेंसी है वो भी अब कुल मिला के कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो ही आर बचे। यहाँ पे देखो तीन आर है ना, यहाँ पे तीन आर दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, दो ही आर ग्रुप्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक ही आर ग्रुप नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स का नंबर कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर भी कम होता जाएगा। अब यहाँ पे भी आप वही देख रहे हो कि यहाँ पे आर ग्रुप है, छोटा हो गया है, अब ये आर ग्रुप और भी छोटा हो गया, तो देने की टेंडेंसी और कम होती गई। अब इसी तरह से अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो वो कौन से ग्रुप शो करेंगे, वो जिनके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब देखो, खुद ये नाइट्रोजन पहले तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उसको खुद को इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट शो करेगा, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ से अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। फिर अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, कुछ इस तरह का होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O, वो भी दो दो ऑक्सीजन, जो कि इस नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा। इसी तरह से आपका CN है, तो CN में भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड को भी याद रखना कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ऊपर से नाइट्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, वो और ज्यादा कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। एक तो नाइट्रोजन जुड़ा, ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड,
यही कारण है आपका COOH। तो COOH का भी स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इस कार्बन के साथ में दो दो ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये भी खींचने का काम करेगा। उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो आपको पता ही है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इनको और मिल जाए तो इनका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हुए। इसी तरह से आप इस OCH3 की बात करो, तो ये OCH3 भी क्योंकि ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ हद तक ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। उसके अलावा OH है तो OH भी कुछ हद तक खींचने की कोशिश करेगा। C6H5 के अंदर तीन तीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, sp2 कार्बन एटम है, तो इसकी भी टेंडेंसी रहेगी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है, हालांकि ये सब इनके लिए जो माइनस आई इफेक्ट है वो काफी कम है, जो ग्रुप्स मैंने आपको शुरू में शो किए इनके लिए माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा था। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। उसके अलावा क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख ही लिया, ये एक परमानेंट इफेक्ट है और ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एज कंपेयर टू एल्केन्स। ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता है। उसके अलावा अगर आप देखो कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका अगर आप एसिडिक ऑर्डर देखते हो तो वो आप प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अमीन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो आप शो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अमीन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर्स नाइट्रोजन के ऊपर, जिसको देकर वो बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आप देखते हो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम कहते हैं कि कार्बोनिल में जो कार्बन है ये कैसा है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। तो ये भी हम लोग क्यों बता पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस O-। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका माइनस आई इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत इजीली यहाँ पे आके इस कार्बन पे अटैक कर सकेगा। ठीक है, एंड द रीजन इज अगेन यू कैन एक्सप्लेन विद आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट जो आता है आपका दूसरा इफेक्ट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। इसको हम प्लस या माइनस ई के फॉर्म में शो करते हैं। ये एक तरह का टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना मल्टीपल बॉन्ड के, वो उस एटम की तरफ जाएंगे जहां पे कि अटैकिंग स्पीशीज या तो, जस्ट फॉर 1 सेकेंड, हाँ, तो इस टेम्परेरी इफेक्ट में आप देखते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मल्टीपल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, वहां पे जब किसी अटैकिंग स्पीशीज को हम अटैक कराते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। अब वो कैसे देखने को मिलता है, लेट्स से कि अगर प्लस ई इफेक्ट आप उसको तब कहोगे अगर मान लो कि ये मेरे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्पीशीज है और मैंने H+ का अटैक कराया। अब जिस पोजिशन पे जाके H+ जुड़ता है, अगर उसी पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट हो तो आप उसको कहोगे प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये C डबल बॉन्ड C है, इस पे आपने H+ का अटैक कराया, तो मान लेते हैं कि इस कार्बन पे जाके हाइड्रोजन जुड़ गया। तो आप देख रहे हो कि जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वो इस जगह पे जाके जुड़ गया। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने शॉर्ट में बता दिया, बट आप इसको इस तरह से यहाँ पे वैसे समझ ही सकते हो कि ये हाइड्रोजन है और ये H+ है, ये जब जाके इस H+ यहाँ पे जुड़ेगा तो इस कार्बन के ऊपर एक्चुअली, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन हो गया, अब हो गया आपका कार्बन। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड को कार्बन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी उस तरफ जहां पे कि अटैकिंग स्पीशीज आके जुड़ा है। ठीक है, जब आपको इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल बॉन्ड के अंदर, तब आप कहते हो कि उसके अंदर प्लस ई इफेक्ट है। तो मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। सो प्लस ई इफेक्ट, इट ट्रांसफर्स द पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एटम जहां पे कि अटैकिंग ग्रुप जाके जुड़ रहा है। तो बिल्कुल इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। तो माइनस ई इफेक्ट के अंदर आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जहां पे अटैकिंग स्पीशीज जाके जुड़ रही है, जैसे कि CN- जिस पोजीशन पे जाके जुड़ रहा है, तो ये पता है आपको कार्बन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कार्बोनिल के अंदर ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ठीक है, तो जैसे ही CN- जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे जाके अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, ना कि उस कार्बन पे जहाँ पे कि CN- जुड़ रहा है। राइट, तो क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का या अटैकिंग रिएजेंट का अटैक हो रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो उससे दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। So transfer of electron takes place away from the atoms when the attacking group attacks. ठीक है, तो ये था आपका प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट और प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट।
अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, मतलब ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या दे रखा है, कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनका ऑर्डर भी आपको गिवन है। आपको ये समझाना है कि उसके पीछे कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट काम कर रहा है। तो देखो आप इसमें देख सकते हो, ये आपको क्या है, CCl3COOH। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस पे इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो तो सबके ही अंदर प्रेजेंट है। अब बात आती है कि किस तरह के ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CCl3 ग्रुप लगा है, जबकि यहाँ पे CCl2 लगा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो CCl लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है। तो जब ज्यादा क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं, जिनका कि क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, -I इफेक्ट इसलिए क्योंकि ये क्लोरीन के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने आप को Cl- में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो सके, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, और जब कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचते हैं तो आप देख सकते हो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, -I इफेक्ट। यानी कि ये इस कार्बन को और ज्यादा क्या बना देंगे, पार्शियली पॉजिटिव बना देंगे। अब जब ये और ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव हो गया तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपने साइड वाले ऑक्सीजन एटम से। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो जिससे ऑक्सीजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, हाइड्रोजन से। तो वैसे में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका निकल पाना यहाँ से H+ की फॉर्म में आसान हो जाएगा, राइट। और आप सभी जानते हो कि एक अच्छा एसिड कौन होता है, जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करते हैं और H+ आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, यानी कि H+ आयन को ये रिलीज करते हैं। ये मैं कौन सी थ्योरी बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने एक वीडियो के अंदर, तो आप एक बार जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अर्हेनियस थ्योरी बोलती है कि H+ आयन को जो रिलीज करें उन्हीं को हम एसिड्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि H+ आयन का रिलीज होना कौन से केस में ज्यादा आसान है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे, उतना ही ज्यादा H+ का रिलीज होना आसान हो जाएगा। यानी कि आप कहोगे कि जो एसिडिक बिहेवियर है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा तीन तीन क्लोरीन के एटम्स हैं, यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम हैं, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन का एटम है, तो आप कहोगे कि जो इसका एसिडिक बिहेवियर है इन तीनों में सबसे कम है, जबकि फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई -I इफेक्ट से आप इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे CH3CH2, यानी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर दो दो CH3 ग्रुप लगे हैं। ठीक है, दो ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ आप देख रहे हो कि कार्बन के ऊपर तीन तीन CH3 ग्रुप्स लगे हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के होते हैं। तो बिल्कुल उसका उल्टा आप कर दो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे तो उतना ही ज्यादा जो H+ का रिलीज होना है वो कम हो जाएगा, और रिलीज होना कम हो जाएगा तो जो एसिडिक बिहेवियर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बिकॉज दे शो +I इफेक्ट। ठीक है, तो ये कार्बन है, इसके साथ में ये C ग्रुप लगा हुआ है, और ये COOH है। अब COOH तो देखो सबके अंदर कॉमन है, तो आप इनको एक बार के लिए हटा के चल सकते हो। बट क्योंकि इस केस में, पहले केस में आप देख रहे हो, या तीसरे केस को एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहला अपने आप ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे कार्बन पे, यानी कि कार्बन को पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। अब जब ये नेगेटिवली चार्ज कर देंगे तो भाई COOH से ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेने की कोशिश करेगा, बल्कि खुद COOH जो है वो कोशिश करेगा कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो यहाँ पे बनी रहेगी। यानी कि ये पार्शियली नेगेटिव बना रहेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव बना रहेगा। तो अच्छा भले दोनों के दोनों साथ में बैठे रहेंगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है कि उसको H+ को निकालना पड़े। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, और जो हाइड्रोजन के रिलीज होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो एसिडिक बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उतना H+ का निकलना मुश्किल, इसका मतलब एसिडिक बिहेवियर उतना कम। ठीक है, सो आई गेस कि आपको ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको और ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत है इन ग्रुप्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं वहां पे और ज्यादा आप लोगों के सामने एक वीडियो बना दूंगी जिसमें और कई सारे एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा लंबा हो चुका है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, समझना इंपॉर्टेंट था इन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जंप करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।